हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल सोशियोनेट में स्वागत है। मैं मानसी मिश्रा आज आप सभी के लिए सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके यूजी नेट यूनिट 8 से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ये आपके पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुनरुत्थानवादी आंदोलन का उदाहरण है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्य समाज। आर्य समाज आपका भारत में पुनरुत्थानवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कल्ट एंड न्यू रिलीजियस मूवमेंट अ रीडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आपकी कैथरीन वेसिंगर हैं, मार्क ग्लेनांतर हैं, डेविड ब्रोमले हैं या फिर लॉन एल डासवन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, लॉन एल डासवन की बुक है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि पंथ मीन्स कल्ट ज्ञान मीमांसीय व्यक्तिवाद की विशेषता है? राम आहूजा, बी मेलिनोस्की, राय वालिस या फिर आस्कर लेविस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, राय वालिस ने ही पंथ को ज्ञान मीमांसा के व्यक्तिवाद की विशेषता बोला था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रोफेशनल एथिक्स एंड द सिविक्स मोरल के लेखक कौन हैं? तो आई थिंक ये बुक तो आप सभी को पता ही होगी। ये जो बुक है वो आपके मैक्स वेबर की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि धर्म को सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में किसने वर्णित किया था? ईबी टेलर ने, क्लिफोर्ड गीट्स ने, मेलिनोस्की ने, मार्शल सेहलिन्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लिफोर्ड गीट्स। इन्होंने ही धर्म को सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नैतिकता का अर्थ क्या होता है? यह सौंदर्य, उदारता अथवा बदसूरती के अवधारणाओं से संबंधित है या फिर ये व्यवहार के मानक जो लोगों को समूह में सहकारी रूप में रहने में सक्षम बनाते हैं, या फिर ये अलौकिक प्रभाव में तर्कहीन विश्वास है, या फिर उपयुक्त में से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। नैतिकता जो होती है वो हमारे व्यवहार के मानक होती है कि लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये हमारी नैतिकता से ही पता चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव पंथ के संस्थापक रहे हैं? नामदेव, वल्लभाचार्य, रजनीश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है बी, वल्लभाचार्य जो हैं वही वैष्णव पंथ के संस्थापक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रसिद्ध कृति ऑन द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? एडमंड बुर्के, इमैनुअल कांट या फिर आपके अलेक्जेंडर बोगार्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बुक है वो आपकी एडमंड बुर्के की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नागालैंड में आयोजित किए गए एक धार्मिक आंदोलन हिराका आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि नागालैंड में एक जो है धार्मिक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था हिराका आंदोलन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है दिया हुआ है कि ए है आपका हाइपो जदोनंग, तोरा अगरवाला, मोनिका इंदुगम या फिर वाईखुम फाजा तोबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, हाइपो जदोनंग जो है उन्होंने नागालैंड में आयोजित किए गए धार्मिक आंदोलन जो हिराका आंदोलन की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपके कथन और कारण से रिलेटेड है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पहला चरण भारत की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, जहां धर्मनिरपेक्ष शब्द पढ़ा जाता है। तो क्या ये आपका सही है?
सेकंड है आपका कि 43वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो आपका जो कथन है वो तो सही है, लेकिन कथन जो सेकंड है वो आपका गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द 43वें संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये किस संशोधन में जोड़ा गया था, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, संकेत क्या होता है। बात करते हैं यहाँ पे संकेत की। तो आपका जो संकेत है वो हमारे भाव जो है जो उसकी जानकारी देता है। मीन्स कि संकेत पहले ही बता देता है ना, रेड लाइट है तो हमें रुकना है, ये संकेत ही तो देता है, एक भाव प्रदर्शित करता है कि यहाँ हमें रुक जाना है। ग्रीन लाइट है तो हमको जाना है, ये एक संकेत है। चाहे फिर हम अपने थंबल से संकेत देते हैं कि ओके ठीक है आप जाइए, चाहे अपने आँखों से, हर चीज़ से हम संकेत दे देते हैं, दूसरा वाला व्यक्ति जो है समझ जाता है। तो ये हमारे भाव होते हैं। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 4th हो जाएगा। अनुष्ठान क्या होता है। अनुष्ठान वो होता है जो एक प्रतीकात्मक मूल्य होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। अनुष्ठान आयोजित हो जाता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। हर जगह अपना अलग अलग अनुष्ठान होता है और उसको हर एक प्रतीक के रूप में भी होता है जिसको हम मानते ही मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd। बात करते हैं नेक्स्ट की कि विश्वास क्या होता है। विश्वास वो होता है जो लोग सत्य मान लेते हैं, वो विश्वास होता है, क्योंकि अगर गलत मान लेंगे तो वो विश्वास नहीं हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि मुझे आप पर विश्वास है, तो वो क्या होता है, हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पे। तो ये जो होगा आपका हो जाएगा ए। और प्रतीक क्या होता है, ये हमारे विचारों के प्रतिनिधि पूर्व होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि परिवार पर अपने अध्ययन में फंक्शनल फिट थ्योरी किसने दी थी। तो ये आपका फंक्शन फिट थ्योरी जो है वो आपके टालकट पार्सन्स की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है। शिक्षा के संदर्भ में तो आपका ऑप्शन जो है वो है शिक्षा उद्देश्य परक है, शिक्षा योजना परक है, शिक्षा एक विरोधाभासी प्रक्रिया है, या शिक्षा जीवन की लंबी प्रक्रिया है। तो आपको इसके ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा जो है एक विरोधाभासी प्रक्रिया तो नहीं मानी जा सकती है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारा जो जितने भी यहाँ पे 1 2 4 दिए हैं वो सही हैं, कि क्योंकि शिक्षा उद्देश्य परक तो होता ही है, क्योंकि बिना उद्देश्य के हम लोग शिक्षा भी नहीं ग्रहण करते हैं। ये योजना परक होता है, पहले से योजना होती है, हमें यहाँ जाना है, ऐसे पढ़ना है, हमें केजी में पढ़ना है, फिर फर्स्ट में जाना है, फिर सेकंड में जाना है। तो ये पहले से योजनाएं बनी होती है। चाहे कोई भी पाठ्यक्रम स्टार्ट करने से पहले एक टीचर भी एक योजना बनाता है कि बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है। और आपका ये जो 4th ऑप्शन है कि शिक्षा जीवन की लंबी प्रक्रिया, हाँ शिक्षा जो है आजीवन चलती रहती है, हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से सीखें या अनौपचारिक रूप से सीखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1 2 और 4 हो जाएगा। अब आके ऑप्शन में देखते हैं कि ये किस में है। तो ये आपके बी में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सांस्कृतिक राजनीति क्या होती है। राजनीति मीन्स और संस्कृति के अकॉर्डिंग ये आदर्श और मानदंड हो जाएंगे। तो आप बात करते हैं भौतिक संस्कृति क्या होती है। भौतिक संस्कृति वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये आपके भौतिक वस्तुओं को संदर्भित करती है। और गैर भौतिक संस्कृति क्या होती है, ये हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, अमूर्त होती हैं। जितनी भी चीज़ें वो अभौतिक होती हैं। और सांस्कृतिक परिस्थिति क्या होती है, ये आपके पर्यावरण के प्रति मानव की जो अनुकूलता होती है, मानव की जो पर्यावरण के प्रति जो व्यवहार होता है, जो प्रदर्शित करता है, वो हमारी सांस्कृतिक परिस्थिति की होती है। तो ए का जो आपका हो जाएगा वो आपका 4th होगा, और बी का आपका 3rd होगा, सी का आपका 2nd हो जाएगा, और डी का आपका 1st हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
कि कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पश्चात्ता की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपके ऑगबर्न ने दिया था। चलिए ये बुक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ग्रुप ऑफ एफ्लियन, ये बुक किसकी है? तो ये आपकी बुक जो है वो है जॉर्ज सी मिल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द डेवलपमेंट ऑफ सोशल नेटवर्क एंड एनालिसिस, ये बुक आपकी किसकी है? तो ये आपकी लिंटन फ्रीमैन की है। अ सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर टेस्ट एंड वैल्यू, ये आपकी साइमन स्टीवार्ट की बुक है। और एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ये आपकी इमाइल दुर्कheim की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अनुष्ठानों का वस्तुकरण धार्मिक प्रतीकों के पण्य या उपभोग की वस्तु बनने को संदर्भित करता है। ठीक, आपका सेकंड क्या है? सेकंड है कि धार्मिक प्रतीकों, भाषा और विचारों को उनके मूल संदर्भ में से मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में पुनः संदर्भित करने की प्रक्रिया है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत है कि जो धार्मिक प्रक्रिया होती है, जो हमारी भाषा होती है, चाहे उनके विचार होते हैं, क्या वो सिर्फ मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति के रूप में रिलेटेड है? तो नहीं, मीडिया तो आपकी आधुनिकता से रिलेटेड है, इसमें आई थी। क्या उसके पहले धार्मिक प्रतीक नहीं थे? ये तो हमारे जो ट्रेडिशनल में है ना। तो इसका जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ही गलत है कि ये उपभोक्ता की संस्कृति नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड हो जा रहा है, आपका ट्रेडिशनल से रिलेटेड नहीं हो रहा है। ट्रेडिशनल मीन्स था कि धार्मिक तो पहले से ही माना जाता था कि हमारा धर्म है कि हमें ये करना है, हमें नैतिकता में रहना है, हमें मीन्स कि इनको मानना है, इनको नहीं मानना है, अपना टोटमवाद होता था। ये सब हमारे धार्मिक प्रतीक थे। लेकिन उस टाइम जो था आपका मीडिया उपभोक्ता संस्कृति नहीं थी। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्या था। तो फर्स्ट आपका था कि अनुष्ठानों का वस्तुकरण जो है धार्मिक प्रतीकों के पण्य या उपभोग की वस्तु बनने को संदर्भित करता है। हाँ, तो ये हो सकता है आपका। तो जो कथन ए है वो सही है, लेकिन कथन जो सेकंड है वो आपका गलत है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जोकिंग रिलेशनशिप, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो आपकी इसकी अवधारणा जो दी है वो दी है आपके A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित तीर्थ स्थलों के उनके राज्य और जिले से मिलान कीजिए कि कौन सा तीर्थ स्थल किस राज्य या जिले में मिलता है। तो रामनाथ स्वामी जो है वो रामेश्वर में है। आपका अमरनाथ मंदिर जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। शिरडी जो है आपका महाराष्ट्र में है और गिरनार जो है वो जूनागढ़ में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपका निम्नलिखित में से किसने नैतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा का उपयोग किया था? जेम्स स्कॉट ने, अमृत सेन ने, एडम स्मिथ ने या फिर E.P. थॉमसन ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। E.P. थॉमसन ने ही नैतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी थी। चलिए आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।